सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सीए परिधि कोठारी। और अगर May 26 रिजल्ट्स के अंदर आपका स्कोर भी कुछ 110 से लेके 130 की रेंज में है, तो फिर आपको क्या काम करना चाहिए उससे रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली गाइड करने वाली हूँ। बिकॉज अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक लाइव सेशन कंडक्ट करा था और उसके अंदर स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज है कि आगे प्रोसीड कैसे करें, एक ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप्स देना है, क्या काम करना है, अपना स्कोर जो है वो 110 से लेके 150 तक कैसे लेके जाना है, इस नंबर को हम कवर कैसे करें एक्चुअल में। बिकॉज हमने लास्ट टाइम वो हर काम कर लिया था जो कि हमारे लिए पॉसिबल था और जो हम कर सकते थे। अब इस बार एक्स्ट्रा क्या काम करना है जिससे हमारी एग्जाम्स क्लियर हो जाए। अगर आपको भी एक्चुअल में ये डाउट है तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपका स्कोर 130 के अबव है तो मैं आपको एक सीरियस सजेशन दे रही हूँ कि 130 के अगर आपका ऊपर स्कोर है, आपने डेफिनेटली बहुत मेहनत करी और ये चीज आपके रिजल्ट में दिख रही है। ये भी हो सकता है कि आपकी एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन भी हो, लेकिन अगर आपकी एग्जाम्शन नहीं भी है स्टिल आप वही सेम स्ट्रेटेजी जो है वो वापस कंटिन्यू करो, सिर्फ टेस्ट दे दो तो भी आपका काम इस बार बन जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, वही सेम स्ट्रेटेजी, वही सेम अप्रोच, वही सेम बुक्स, बस वापस से उसको रिपीट कर दो एक बार। क्योंकि मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट 130 ला सकता है ना, वो 150 भी डिजर्व करता था डेफिनेटली। और जिसका 150 155 पे क्लियर हुआ है ना, उसने और आपने कुछ अलग मेहनत नहीं करी है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक कि हमारा लक फेवर नहीं करा या फिर एग्जाम में हमसे एमसीक्यूज कुछ गलत हो गए आते हुए, कुछ आती हुई चीजें हमने पैनिक में गलत कर दिया। जो भी हुआ हो, हम अपनी तरफ से अगर मिस्टेक फाइंड आउट नहीं भी करना चाहे तो हमारा लक नहीं फेवर करा इसलिए नहीं हुआ। तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। प्लीज क्लासेस वगैरह, कोई प्रैक्टिस बैच, कोई बुक्स में चेंज, कुछ भी मत देखना इधर उधर। आपको वही काम रिपीट करना है तो 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्कोर 100 से भी नीचे है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको मैं सीरियसली सजेस्ट करूंगी कि आप क्लासेस लो। बिकॉज ये क्लियरली दिखा रहा है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है। बिकॉज जिसके प्रैक्टिस मिसिंग होती है, जिसके टेस्ट मिसिंग होते हैं ना, उसके भी 110 या 120 तक नंबर आते हैं। बट अगर हमारा एग्रीगेट सब एफर्ट्स डालने के बाद भी 100 से नीचे है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी साइड से ही कमी थी, फिर तो ठीक है, आप वही मेहनत, आपको मेहनत करनी है वापस से। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी मेरा स्कोर 100 के अबव नहीं जा रहा है, सो आई जेन्युइनली सजेस्ट यू कि आप क्लासेस लो और आप वही ग्रुप को वापस दो। आप सेकंड ग्रुप या कोई भी दूसरा ग्रुप, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पिक मत करो। बिकॉज 4 मंथ्स ही है, इतना टाइम लगेगा आपको क्लासेस कवर करने में और वापस से रिविजन करने में। डन। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका स्कोर 110 से लेके 130 की रेंज में है, हमको क्या काम करना है। देखो, अगर मैं आपकी सिचुएशन समझू, बिकॉज मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स देखे, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, बहुत सारे मतलब लगातार लाइक फ्रॉम 3 डेज, पास्ट 3 डेज मैं बस स्टूडेंट से पूरे दिन बात ही कर रही हूँ कंटिन्यूसली। सो उसमें मैंने ये नोटिस करा है कि जिन भी स्टूडेंट्स के इस रेंज में नंबर आए ना, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो एक्चुअल में मिसिंग नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी सब्जेक्ट में शायद क्लासेस ले लेनी चाहिए क्विक रिकैप के लिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप फास्ट ट्रैक क्लासेस या फिर रेगुलर क्लासेस, ये दोनों ही क्लासेस मत लेना। अगर आपको जेन्युइनली क्लासेस लेनी भी और आपके इस रेंज में नंबर आए तो फिर आप प्रैक्टिस बैचेस लो। इस टाइम पे प्रैक्टिस बैच ही आपको हेल्प करेगी। बिकॉज आपके कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको प्रॉब्लम आ रही है, तब आपके नंबर आए। क्योंकि कंसेप्ट ही अगर क्लियर नहीं होता ना तो आपके 110 मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। अब बात होती है ऐसे स्टूडेंट्स की जिनको लगता है कि मैम हम तो फास्ट ट्रैक बैचेस ऑलरेडी ले चुके हैं। तो फास्ट ट्रैक बैचेस में क्या होता है ना, आप समझो कंसेप्ट्स कवर्ड होते हैं, क्वेश्चंस तो सारे कट होते हैं। अब कंसेप्ट्स हमको पता ही है, अगर कंसेप्ट्स नहीं पता होते तो फिर एमसीक्यू में भी इतने नंबर नहीं आते और इतने मार्क्स आ ही नहीं पाते आपके। बट आपको जब प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चंस को, तो शायद उस बुक से आपका बहुत ज्यादा कंफर्ट आ गया, तो वो क्वेश्चंस रटा गए। जब भी हम उस बुक को लेकर बैठ रहे हैं तो हमको ऑलरेडी पता है कि इसमें क्या होगा, तो हम अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे, हमको ऑलरेडी वो स्टेप्स रटी हुई, वो फिगर्स याद हो गए। तो आप जब प्रैक्टिस बैच लोगे आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। और क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या गलती हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एफआर का पेपर दिया, एफआर का पेपर आपका बहुत अच्छा गया लेकिन उसमें नंबर नहीं आया, उसका रीजन है लैंग्वेज। बिकॉज एफआर में हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझते हैं एफआर को, और ये भी बोलते हैं कि चलो ठीक है प्रैक्टिकल सॉल्व करो और जो इंडेक्स की थ्योरी है ना वो आप मन से लिख देना। लेकिन इंस्टीट्यूट का अभी फिलहाल में ये हाल है कि वो कुछ भी ओन लैंग्वेज के नंबर तो दे ही नहीं रहे। सो वहां पर भी आपकी लैंग्वेज मैटर कर रही है, वहां पर भी अगर आपने बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखी है ना तो आपको नंबर नहीं मिल रहे हैं। तो उसका रीजन क्या हुआ, लैंग्वेज। अब आपको ये कैसे लिखना है थ्योरी, उन आंसर्स में कैसे फ्रेम करनी है, ये आपको कोई प्रैक्टिस बैच में ही पता कराएगा कि ऐसा क्वेश्चन है तो ये लिखना है। तो आपको क्वेश्चन वाइज पता चलेगा एग्जाम में कि क्या काम करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें से ऐसे भी होंगे जिन्होंने
1.5 डे को रिवीजन मैनेज नहीं कर पाए वो, या एग्जाम में बीच में पैनिक कर गए, एएफएम के बाद में एकदम ऐसा हो गया कि अब आगे के पेपर्स तो हम दे ही नहीं पा रहे हैं, तो इन स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आपको बस रिविजन्स का नंबर बढ़ाना है। आपको कोई भी क्लासेस नहीं लेनी, कोई प्रैक्टिस बैच नहीं लेना है, कोई बुक्स चेंज नहीं करनी है। बिकॉज आप क्या करते हो, अभी मेजर स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, चलो रिजल्ट नहीं आया ना तो बुक्स गलत है, ये बुक्स चेंज कर लेते हैं। बट बुक्स चेंज करना हर बार एक सही सॉल्यूशन नहीं होता, उसमें आपकी मार्किंग्स भी करी हुई है बहुत बार, और नए से वापस आप उस दूसरी बुक को यूज करोगे, एक टाइम तक आप उसको यूज करोगे, फिर आप समझ जाओगे ये बुक से तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और फिर आप अगेन वापस पुरानी बुक पर जाओगे और आपका वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, रिसोर्सेस वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा, हर चीज वेस्ट हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि उसी बुक से कंटिन्यू करो, बस अपने रिविजन्स का नंबर बढ़ा दो, क्योंकि अगर 1.5 डे में रिविजन मैनेज करना है तो वो एकदम से नहीं होगा, उसके लिए आपको 3 से 4 रिविजन्स लगेंगे और उसके लिए टाइम चाहिए। डन। अब ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक ग्रुप दिया था और उनके इस रेंज में मार्क्स आए हैं और अब उन्होंने सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अगर आपने पहले फर्स्ट ग्रुप दिया था तो आई जेन्युइनली वांट टू से यू दैट आप सेकंड ग्रुप में पहले आईडीटी से पिक करो। अगर आपका आईडीटी कंप्लीट हो जाता है 10th या 15th जुलाई के अराउंड तो आप डीटी पिक करना, अदरवाइज आप फर्स्ट ग्रुप और आईडीटी इसी के साथ रह जाना। ठीक है, डीटी आईडीटी मिक्स मर्ज करके अभी बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि आपको फर्स्ट ग्रुप का भी पढ़ना है और डीटी स्टार्ट करना मतलब डीटी को कैसे भी करके क्लियर करना पड़ेगा। अगर बाय चांस डीटी क्लियर नहीं हुआ ना तो फिर अगली बार आपकी बैंड बच जाएगी। और अगर आपने पहले सेकंड ग्रुप दिया और अब आप फर्स्ट ग्रुप देना चाहते हो तो आप सेकंड ग्रुप के साथ पहले एएफएम को पिक करो, ऑडिट एफआर से स्टार्ट मत करना, ताकि आप एक ऐसा सब्जेक्ट पिक करो जिसमें आपके एग्जाम्शन भी आ सके। तो स्टेप बाय स्टेप हमको जाना चाहिए। डन। अब एक और सजेशन जो मेरा आपके लिए है कि आपने पिछली बार रिविजन्स करा, आपने जो बुक यूज करी ठीक है, इस बार आपको ऐसी कोई बुक यूज करनी है जो कि कंसाइज भी हो, क्रिस्प भी हो, लेकिन उसमें कंटेंट भी सफिशिएंट हो। जैसे कि अगर हम बहुत ज्यादा ही क्रिस्प बुक यूज कर लेते हैं, उनका मैं नाम तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिस्प बुक यूज करने से क्या होता है, जैसे अभी ऑडिट के लास्ट 2 अटेम्प्ट से पेपर इजी आए तो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे थे उससे आपका काम बन गया। लेकिन अगर इस बार वो इंस्टीट्यूट जो है बहुत टफ पेपर दे देता है तो आपकी बुक में बहुत सारा कंटेंट अगर मिसिंग है तो आप चाहकर भी वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। राइट। तो हमको ऐसी बुक यूज करनी है जिसमें 200-300 पेजेस हो एटलीस्ट, हम उसको मैनेज भी कर सके, क्वेश्चन नंबर भी कम हो, लेकिन उसमें कंटेंट भी अच्छा। अगर आपको ऐसी बुक समझ नहीं आ रही है सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, जैसे कि एफआर में आकाश खंडोई सर की बुक बहुत अच्छी है, एएफएम के अंदर पवन कारमले सर हो गए, प्रतीक जगाती सर है, फिर प्रवीण खातोड़ सर है, इनकी बुक्स बहुत अच्छी है। ऑडिट में शुभम केसवानी सर की बुक बहुत अच्छी है, डीटी में बीबी सर की बुक बहुत अच्छी है, आईडीटी में अक्षांश गर्ग सर की बुक अच्छी है। ऑडिट में 1-2 ऑप्शंस में आपको और दे देती हूँ, एक अंकुश चिरीमार सर की बुक अच्छी है, शुभम केसवानी सर की भी अच्छी है और शंकर लखवानी सर की। सो ये 3 बुक्स को पर्सनली लाइक बहुत सारे रिव्यूज मैंने सुने हुए, मैंने खुद देखा हुआ है, तो मुझे पता है कि आप इस पे बैठ ले सकते हो। इसके अलावा भी आप कोई बुक यूज करो तो डेफिनेटली हो सकता है वो भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट मिसिंग है तो मैंने अभी आपको जो बुक्स बताई है आप उस पर शिफ्ट हो सकते हो फिर। ठीक है। अब आपको एक और चीज इंट्रोड्यूस करना है जो कि है टेस्ट। अब आप टेस्ट कैसे दोगे इसका मैं आपको प्लान बताती हूँ। देखो, अगस्त एंड तक हमको अपना फर्स्ट रिविजन कंप्लीट करना है और जब भी हम फर्स्ट रिविजन अपना कंप्लीट करते हैं इस टाइम पर आपको क्यूमुलेटिव टेस्ट देने हैं। क्यूमुलेटिव टेस्ट कैसे होते हैं, जब भी हम एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें आप उसके लिए 15-20 डेज का टारगेट लेते हुए चलो। इसके अंदर आपको फर्स्ट टेस्ट देना है 30% सिलेबस का, जो कि एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड होता है, तो जो भी कंफर्म्ड चैप्टर्स है वो आपके इस 30% में आ जाएंगे। सेकेंड टेस्ट जो रहता है उसी सब्जेक्ट का वो 70% सिलेबस का रहता है, जिसमें अबव 30% ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपका डबल से रिवीजन हो जाता है। और थर्ड टेस्ट फिर आपको 100% सिलेबस का देना है। अब ये क्यूमुलेटिव टेस्ट क्यों देना है, हम फुल सिलेबस का टेस्ट क्यों नहीं दे सकते? इसका रीजन ये कि अगर आप कोई गलती कर रहे हो प्रिपरेशन में और आपने फुल सिलेबस का टेस्ट दिया तो आप पूरा उस सब्जेक्ट को 20-25 दिन पढ़ोगे, फिर आप टेस्ट दोगे, अगर उसमें आपके नंबर अच्छे नहीं आए तो आपने तो वो टाइम वेस्ट कर दिया, इतना टाइम जो आपने पढ़ा। अब क्या आप वापस से उसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे या फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी अब आपके ऊपर ऑफकोर्स प्रेशर है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, आपके ऊपर नेक्स्ट सब्जेक्ट का प्रेशर आपको वो उठाना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव टेस्ट दोगे और 30% टेस्ट में कोई गलती हो गई तो एटलीस्ट हमारे पास 2 टेस्ट अभी और पढ़ा, हम उसको इम्प्रूव तो कर सकेंगे ना। और जिस पोर्शन का हमने टेस्ट दिया वो नेक्स्ट 2 पोर्शन में वापस से आएगा, तो हम उसको देख सकते हैं कि हमारे अंदर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो फर्स्ट रिवीजन में हमेशा हमको क्यूमुलेटिव टेस्ट देना चाहिए, बेस्ट प्रोसेस रहती है। और किसी सब्जेक्ट में आप दो या नहीं दो, पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन है अगर आपका बजट अलाउ करा है तो आप सभी का दे दो, लेकिन ऑडिट का और आईडीटी का इनका तो स्पेशली देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट्स है
थ्योरी सब्जेक्ट्स में आई बिलीव कि अगर आप फुल सिलेबस का टेस्ट दे रहे हो आपको डर बैठ जाएगा, क्योंकि इतना सारा कोर्स हम एक साथ सम अप नहीं कर पाते हैं, राइट। अब जो बाद के 2 महीने और बचते हैं आपके पास, अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, उसमें आप अपने 2 से 3 रिविजन्स और प्लान कर सकते हो, जिसमें लास्ट रिविजन आपके पास 1.5 डे का ही होना चाहिए। एग्जाम से पहले हमको 1.5 डे का रिविजन करना है। इसमें आपको जो फुल सिलेबस का टेस्ट है वही देना है। तो अगर आप चाहते हो और आप मेरी टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हो तो फर्स्ट रिवीजन के लिए आपको क्यूमुलेटिव टेस्ट बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे, और सेकंड, थर्ड या फोर्थ रिवीजन तक के लिए भी आपको जो 3 सीरीज चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल आईसीए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। चेकिंग वगैरह सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करी थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और इवन जो पूरा पेपर पैटर्न रहता है वो बिल्कुल जैसा मैं आपको बताती हूँ कि एफआर में 5th क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है और ऑडिट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, वो सब उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो एक यूनिट वाइज टेस्ट लेने से अच्छा हमेशा क्यूमुलेटिव टेस्ट बेटर रहता है, क्योंकि यूनिट वाइज में तो बस क्या करते हैं, पोर्शंस को डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन इस टेस्ट में आपके रिविजन्स भी हो जाते हैं, साथ ही में आप पहले वो पोर्शन कर रहे हो जो कि कंफर्म्ड पेपर में आना ही आना है, और उसका आपका लास्ट तक 3 रिविजन हो गया है, तो ये आपके स्कोर को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। सो पर्सनली मेरी यही एडवाइस है कि अगर आपके 110 से 130 मार्क्स तक आए तो आप बुक्स लेने से अच्छा, या फिर आप अपने अप्रोच में चेंज करने से अच्छा, कोई क्लासेस लेने से अच्छा वापस से रिविजन करो। सेल्फ स्टडी तो बेस्ट होती है, बहुत जरूरत हो तभी क्लासेस की तरफ जाओ, वरना रिविजन्स करो, टेस्ट दो। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच।